हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू एम विद राकेश। और ये आज हमारी थर्ड सीडीपी क्लास है, प्रैक्टिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीना ग्रैब्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन इन स्कूल। ठीक है, टीना ने एडिशन का कॉन्सेप्ट स्कूल में सीख लिया। व्हाइल गोइंग बैक होम शी बाइज सम रिफ्रेशमेंट एंड कैलकुलेट्स द एक्सपेंस हरसेल्फ। Which component of the curriculum is highlighted in the above statement? ठीक है, हिंदी में देखते हैं कि टीना ने स्कूल में जोड़ की अवधारणा को समझ लिया, को समझती है और घर वापस जाते समय वह कुछ जलपान खरीदती है और खर्चे की गणना स्वयं करती है। उपरोक्त कथन में पाठ्यचर्या के किस घटक पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट पे, यानी कि आपकी अवधारणा। सेकंड है वैल्यूज पे, यानी कि मान पे। सी है आपका कंटेंट, यानी कि सामग्री पे। या डी है आपका एप्लीकेशन। आवेदन नहीं आएगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है उसे लागू करना या उसे अप्लाई करना, ठीक है, या प्रयोग करना, ठीक है, उपयोग करना कह सकते हैं आप, ठीक है, मोर करेक्टली। ये गूगल ट्रांसलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उसकी वजह से, ठीक है। तो अप्लाई करना यानी कि उसको उसने लागू करके देखा या उसका उपयोग करके देखा, ठीक है। तो इसमें से क्या है, देखिए उसने एडिशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले ही सीख लिया था, ठीक है। शी ऑलरेडी ग्रैब्स इट, ठीक है। उसने जोड़ की जो अवधारणा थी उसको पहले ही समझ लिया था, तो कॉन्सेप्ट तो वो पहले समझ चुकी है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात नहीं हो रही है। उसके बाद वो घर वापस जाते टाइम क्या करती है, कुछ चीजें खरीदती है और फिर उसके खर्चे की गणना स्वयं करती है, ठीक है। उसने जो एक्सपेंस किया है उसको कैलकुलेट करती है। मान लो 10 रुपीज के उसने चॉकलेट्स लिए हैं या 5 रुपीज में उसने चिप्स ले लिए, तो उसका टोटल करती है 15। तो ये चीज उसने सीखी थी और उसने अभी अप्लाई करके देख लिया, ठीक है। तो अप्लाई करके देखा है, उसको लागू करके देखा है, तो ये एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है, सॉरी, कॉन्सेप्ट तो हम पहले देख चुके हैं। कंटेंट की बात भी नहीं हो रही है, सामग्री की, और वैल्यूज या मान की बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। मान यानी कि आपका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यूज वगैरह, ठीक है। इसमें वो अप्लाई करके देख लिया तो एप्लीकेशन आएगा, ओके। नेक्स्ट है, इन एन इंस्ट्रक्शनल स्कीम ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट की इंस्ट्रक्शनल स्कीम है, एंड प्लानिंग द लेसन एज पर द टाइम टेबल यूजिंग द ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजीज एंड यूजिंग द अप्रोप्रिएट मीडिया रेफर्स एज। किसी भी विषय का शिक्षण योजना में, कोई भी विषय है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए आप क्या करते हैं, शिक्षण योजना, एक टीचिंग प्लान बनाते हैं, ठीक है। और वो समय सारणी के अनुसार, यानी कि आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाते हैं पाठ्य योजना, ठीक है। पाठ्य योजना बनाना, लेने देने की रणनीतियों का उपयोग करना, ठीक है। इसमें आप ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजीज, कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, उन सब स्ट्रेटजीज का यूज करना, उपयुक्त मीडिया संदर्भ का उपयोग करना, आपके लिए जो अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा मीडिया अप्रोप्रिएट रहेगा, आप किस तरह से उस लेक्चर को डिलीवर करेंगे, वो सब चूज करना, उसको उपयोग में लाना, ये किस चीज के अंडर आता है, ठीक है। तो इसमें है अ फैसेट्स ऑफ करिकुलम, यानी कि आपके पाठ्यक्रम का एक पहलू। फैसेट्स यानी कि इसको आस्पेक्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आस्पेक्ट यानी कि उसका एक पक्ष, ठीक है, एक पहलू या उसका एक पक्ष। उसके बाद है मीनिंग ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का अर्थ, या फिर एडवांटेज ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम का लाभ, या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाठ्यक्रम, यानी कि पाठ्यक्रम को क्रियान्वयन करके देखना, ठीक है, उसको लागू करके देखना, ठीक है। यहाँ पे हम उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात आ रही है। तो इसमें क्या किया है, हम किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो आपका हिंदी, इंग्लिश या कोई सब्जेक्ट आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले आप उसका टीचिंग प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपने बीएड या जेवीटी में किया होगा, उसमें आपके पास प्रैक्टिकल्स फाइल्स होती थी जिसमें आपको लेसन प्लान्स बनाने होते थे, ठीक है, लेसन प्लान बनाने होते थे। तो वो आपको कुछ गिवन टाइम टेबल होता था, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना पड़ता था। उसमें फिर आपको ये भी लिखना होता था, सबसे पहले एम और ऑब्जेक्टिव लिखने होते थे, फिर आप क्या लेक्चर डिलीवर करेंगे वो लिखना होता था। उसके बाद फिर आप क्या सामग्री या मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लिखना होता था। तो ये सब किस चीज के अंडर आता है, ये आता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम के अंडर, कि आप किस तरह से आपका जो करिकुलम है, यानी कि आपको दिया गया जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आपको उसको किस तरह से यूज करना चाहते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका लेसन प्लान और जिस तरह से आप उस चीज को प्लान करोगे वो बताएगा, ठीक है।
तो इसका आएगा आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड द राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट, यानी कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपका 86th अमेंडमेंट है। ठीक है, इसके बारे में राइट टू एजुकेशन जब पॉलिसीज वगैरह की बात करेंगे तब हम उसको पढ़ेंगे, अभी सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट हम बात कर रहे हैं, तो ये आप रहेगा आपका ऑप्शन बी, 86th अमेंडमेंट। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें से कौन सा सीखने की अक्षमता नहीं है। फर्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया, उसके बाद है विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी कि आपका दृष्टि दोष या दृष्टिहीनता, ये दृष्टि आएगा अगेन। ठीक है, दृष्टि है आपका। ठीक है, दृष्टिहीनता, दृष्टि दोष, उसके बाद है डिस्कैल्कुलिया और उसके बाद है डिसलेक्सिया। तो देखिए, ये सभी आपको नाम से पता चल रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा उनको पता है, ये सभी आपके लर्निंग डिसऑर्डर है। तो देखिए, लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है अपने आप में। लर्निंग डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो लर्निंग डिसऑर्डर अपने आप में एक ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, लर्निंग डिसऑर्डर अपने आप में एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपके ब्रेन में अगर आप क्या कहते हैं, ब्रेन में कुछ डिफिकल्टीज आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपका ब्रेन कुछ डिफिकल्टीज फील करने लग जाता है किसी इंफॉर्मेशन को क्या कह सकते हैं, कंप्रीहेंड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि आपके मेंटल प्रोसेस में जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, या फिर सिंपली आप समझ सकते हैं कि आपका मेंटल प्रोसेस जो है, यानी कि आपका हिंदी में क्या कहें, दिमाग में आपके जो संक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, उसको आप उस अवस्था, उस कंडीशन में जब आपका ब्रेन, आपका दिमाग डिफिकल्टी, परेशानी महसूस कर रहा है किसी चीज को समझने में या उसको कंप्रीहेंड, अंडरस्टैंड करने में, कोई रीजनिंग करने में, या फिर कोई मेंटल प्रोसेस में अगर डिफिकल्टी आ रही है, तो उसको हम कहेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, उसको हम सीखने में अक्षमता कहेंगे। तो इसमें फर्स्ट है आपका डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया देखिए, जैसे इसके रूट वर्ड से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ग्राफिया, आपने ग्राफ पेपर सबने पढ़े होंगे, तो ग्राफ पेपर पे क्या होता है, हम लिखते हैं कोई ना कोई चीज वहां पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसका स्लोप यहाँ पे गया है इस तरह से। तो डिस्ग्राफिया में बेसिकली आपको प्रॉब्लम आती है राइटिंग में। ये एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है डिस्ग्राफिया, जिसमें आप राइटिंग में डिफिकल्टी फील करते हैं। ठीक है, आपको राइटिंग में प्रॉब्लम्स आती है, लिखने में। ठीक है, लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है विजुअल इंपेयरमेंट। देखो, इसका आंसर विजुअल इंपेयरमेंट होगा, क्योंकि विजुअल इंपेयरमेंट यानी कि आपके दृष्टि दोष जो है, दृष्टिहीनता जो है, उसकी वजह से कभी भी आपको क्या कह सकते हैं, उसमें आपको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होगी, आपका माइंड किसी चीज में डिफिकल्टी फील नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि अगर कोई इंसान ब्लाइंड है या फिर उसका विजुअल जो कहते हैं, विजुअल आपकी क्या बोलते हैं, आपका दृष्टि उतना 6 क्या कहते हैं, आपका विजुअल विजन जो है वो 6/6 नहीं है, उससे कम है, या फिर एक रेंज से अगर नीचे है, जो जिसमें आप दृष्टिहीनता की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका माइंड सही काम कर रहा होता है, आपकी इंटेलिजेंसी इक्वल रहती है। ठीक है, उसमें आपके ब्रेन में कोई डिफिकल्टी नहीं आती, सिर्फ आप में दृष्टि दोष है, बाकी चीजें आपकी नॉर्मल है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नहीं आएगी। उसके बाद डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया भी अपने आप में, जिस तरह से इसके नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, कैलकुलस नाम का हमारा एक सब्जेक्ट होता था मैथ्स में, तो यहीं से आप ये लगा लीजिए, इसमें मैथ्स में डिफिकल्टी आती है। ठीक है, मैथ्स में या नंबर्स में, उनको समझने में, उनको रीजन करने में, उनको अंडरस्टैंड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डिस्कैल्कुलिया में। और उसके बाद है डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में आती है आपको रीडिंग में। ठीक है, रीडिंग में, पढ़ने में आपको दिक्कत आती है। ठीक है, रीडिंग में या फिर स्पेलिंग्स में भी आपको प्रॉब्लम फील होती है। ठीक है, एक जो आपकी सिमिलर सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका P और Q या फिर आपका B और D, इस तरह की चीज़ों को माइंड जो है वो मिक्सअप करने लगता है, उसको डिफिकल्टी होने लगती है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तारे ज़मीन पर में वो जो बच्चा था, उसको इसी तरह की प्रॉब्लम्स हो रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका B। इसके बाद है इंसिस्टिंग ऑन मोरालिटी। मोरालिटी के ऊपर इंसिस्ट करना एंड आइडियल
आइडियल एस्पेक्ट्स के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ द रियलिटी इज कॉल्ड, यानी कि वास्तविकता की परवाह किए बिना नैतिकता व आदर्श पर जोर देना क्या कहलाता है? यानी कि आप रियलिटी की परवाह नहीं कर रहे, आप ये नहीं देख रहे कि रियल में क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ सही रहेगी या नहीं, उसके अलावा आपकी जो मोरालिटी है या आपके जो आइडियल्स हैं वो ज़्यादा हाई हैं, उन पे आपका ज़्यादा फोकस है, ठीक है। यानी कि आप वास्तविकता से परे होकर, वास्तविकता की परवाह ना किए हुए आप अपनी नैतिकता और आदर्शों को ज़्यादा जोर देते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? फर्स्ट है आपका इड, सेकंड है आपका ईगो यानी कि अहंकार, थर्ड है आपका सुपर ईगो, सुपर अहंकार, और उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें अब हम ईगो का लिटरल मीनिंग नहीं लेंगे, कहते हैं कि इसको ईगो हो गया है, घमंड हो गया है, जी नहीं, इसमें हम लिटरल मीनिंग बिल्कुल नहीं लेंगे। ये आपकी एक थ्योरी है जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ठीक है। सिगमंड फ्राइड की ये थ्योरी है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, साइको एनालिटिकल या साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपका मनोविश्लेषणवाद का, हिंदी वालों के लिए मनोविश्लेषणवाद का, एनालिटिक यानी कि उसका विश्लेषण करना, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें उन्होंने हमारे मन के तीन पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझाने की कोशिश की है। यानी कि एक होता है आपका इड, जो कि आपका टोटली अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, ये अनकॉन्शियस रहता है, यानी कि इसमें एनिमल लाइक टेंडेंसीज होती है, जानवर की तरह की जो डिजायर्स होती है, जो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, वो रहती हैं, एनिमल लाइक टेंडेंसीज होती हैं। क्योंकि ये क्या है, इसमें आपका फोकस रहता है प्लेजर पे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करना चाहते हैं, वो सही है गलत है वो आप नहीं सोचते। यानी कि इसमें आनंद पर क्या कहते हैं, जोर दिया जाता है, ठीक है, उसको ज़्यादा मेन फोकस रखा जाता है। और जिस इंसान का इड हाई रहता है, यानी कि उसका इड उसकी पर्सनालिटी को लीड करता है, तो वो इंसान कैन ब्रेक एनी रूल, वो कोई भी नियम तोड़ सकता है, ठीक है, ही कैन ब्रेक एनी रूल टू सेटिस्फाई हिज डिजायर्स, ठीक है, वो अपनी डिजायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी रूल तोड़ सकता है। तो जिस इंसान का मोस्टली इड हाई होता है, यानी कि जो आपके अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें चोरी करनी है, उन्हें ज़्यादा धन चाहिए, या फिर डाका डालना है, या फिर कोई चीज़ चीट करनी है, तो वो उस चीज़ को लेके मोरालिटी या फिर रियलिटी उन किसी चीज़ को नहीं सोचेंगे। उनका अनकॉन्शियस जो उसकी एनिमल इंस्टिक्ट है, जो उसका प्लेजर का जो एक फील है, जो आनंद की एक फीलिंग है, वो ज़्यादा लीड करेगी, जिसकी वजह से उसे जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका है ईगो, ईगो यानी कि अहंकार, ये आपका पार्शियली कॉन्शियस होता है, ठीक है, ये आपका पार्शियली कॉन्शियस रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, ये आपकी रियलिटी से बैलेंस होता है, ठीक है, इसमें आप रियलिटी के बारे में सोचते हैं, वास्तविकता के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ईगो में हम वास्तविकता यानी कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है, ये रियलिटी के बारे में बात करता है। इसके अलावा जो आपका सुपर ईगो है ना, इस सुपर ईगो ये आपका अनकॉन्शियस रहता है, ठीक है, टोटली सॉरी नॉट अनकॉन्शियस, सॉरी अनकॉन्शियस तो आपका इड रहता है, ये आपका टोटली कॉन्शियस रहता है, ठीक है, ये आपका कॉन्शियस माइंड में ही ये चीज़ें होती हैं। और इसमें आपका मोरालिटी रेट जो बहुत हाई रहता है, ठीक है, इसमें आप नैतिकता के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, इसमें आप रियलिटी से ऊपर उठ के, जैसे होता है ना वो मदर इंडिया में क्या क्या था, उसने अपने बेटे तक को शूट कर दिया था, तो उसमें क्या था, वो सही गलत के प्रोस्पेक्टिव में ज़्यादा चले जाते हैं, उनके लिए क्या सिन है, क्या पाप पुण्य है, वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि उनको ये नहीं पता कि ये दर्द किसी चीज़ में आपको पेन फील होगा, या फिर ये चीज़ आपके लिए रियलिटी में, वास्तविकता में अच्छी नहीं रहेगी, उसके बाद आप दुख फील करेंगे। जैसे कि आप लगाइए अभी कोविड सिचुएशन आई थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग जिनका सुपर ईगो काफ़ी हाई रहा होगा, उनके लिए क्या रहा होगा, उनके लिए ये क्योंकि उनकी मोरालिटी, उनकी नैतिकता काफ़ी हावी थी, तो उनके लिए रहता है कि हम चाहे भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तो वो वास्तविकता नहीं देख रहे कि ये हंगर आपकी जान ले लेगा तो आपको किसी से हेल्प ले लेनी चाहिए, नहीं, उनका मोरालिटी रेट, नैतिकता इतना हाई होता है कि वो अपने मॉरल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
क्वेश्चन में जो बात हो रही है कि आप मोरालिटी पे, नैतिकता पे या आइडियल आदर्शों पे ज्यादा जोर देंगे, वो किस में देंगे? वो सुपर ईगो की कंडीशंस में देंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू फाइंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट, कि इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैथ्स यानी कि गणित आपको कठिन लगने लगता है? क्या रीजन है? फर्स्ट है आपका जेंडर डिफरेंसेस, लिंग भेद, उसके बाद है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित की संरचना, या फिर पेरेंटल इंटरफेरेंस, माता पिता के हस्तक्षेप के कारण। देखिए इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स की वजह से यानी कि गणित की संरचना ऐसी है जिसकी वजह से हमें वो डिफिकल्ट लगता है। जेंडर डिफरेंसेस हम नहीं मानेंगे, ये मानना कि गर्ल्स का मैथ्स मोस्टली वीक होता है और बॉयज का ज्यादा, ये अपने आप में एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, ये रूढ़ धारणा है, इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है, और असमानता और पेरेंटल डिफरेंसेस के बात तो होती ही नहीं है। ठीक है, इनका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके माता पिता आपको कहें कि मैथ्स मत पढ़िए और सिर्फ साइंस पढ़िए, ऐसा नहीं होता है। तो उसकी वजह से आपका मैथ्स वीक नहीं रहेगा, वो इसलिए वीक रहेगा या इसलिए आपको मुश्किल लगेगा, आपको मुश्किल ऐसा लगेगा क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एवरीथिंग इज इजी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, इनमें से कौन सा प्रदर्शन कला का एक हिस्सा है? देखिए, फोटोग्राफी, उसके बाद है आपका संगीत, स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला, और आपकी पेंटिंग। देखिए इसमें परफॉर्मिंग आर्ट की बात कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट यानी कि कला, कला तो ये सभी हैं अपने आप में, ये सभी आर्ट्स है। फोटोग्राफी करना भी अपने आप में एक आर्ट है, संगीत भी, आपकी मूर्तिकला, स्कल्पचर भी, उसके अलावा पेंटिंग भी। लेकिन परफॉर्मिंग कौन सी है, किसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं? जैसे कहते हैं ना परफॉर्मिंग, हमें एक डांस परफॉर्मेंस करना है या हमें एक म्यूजिक परफॉर्मेंस करना है जिसमें हमें गाना गाना है, तो इसका आंसर होगा म्यूजिक। ठीक है, संगीत, संगीत अपने आप में एक प्रदर्शन कला है जिसका आप प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, उस गाना गा के दिखा सकते हैं। फोटोग्राफी में आपको टाइम लगेगा, उसका आप क्या कह सकते हैं, उसको आप एज ए कला शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको परफॉर्म नहीं कर सकते किसी के सामने कि चलो हम क्या डांस करते करते हम आपको फोटो खींच के दिखाते हैं, तो वो डांस उसमें आ जाएगा, उसमें एक परफॉर्मिंग यानी कि प्रदर्शन का पार्ट नहीं आता है। अब मूर्ति कला है, एक मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगता है, वो कितनी बारीकी से उसकी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं, तो उसको परफॉर्म करके दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता, उसको परफॉर्मिंग आर्ट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, प्रदर्शन कला की कैटेगरी में आपका आता है संगीत, डांस, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद है 8th क्वेश्चन आपका, अ टीचर वांट्स टू असाइन द प्रोजेक्ट ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स, इसमें से कौन सा प्राइमरी सोर्स नहीं है? एक शिक्षिका जो है यानी कि एक टीचर जो है वो प्राथमिक स्रोतों के आधार पर 1857 का जो विद्रोह है उसके ऊपर एक परियोजना, उसके ऊपर एक असेसमेंट देना चाहती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका प्राथमिक स्रोत नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है आपका न्यूज़पेपर आर्चीव्स यानी कि आपके समाचार पत्र के जो अभिलेखागार होते हैं। अभिलेखागार से लगा लीजिए, अकेले न्यूज़पेपर की बात करता तो हम इसको नहीं मानते, क्योंकि करंट न्यूज़पेपर्स में अगर आप 1847 के आर्टिकल्स ढूंढने जाएंगे तो बहुत ही फ्यू और जीरो के बराबर होंगे। लेकिन जो समाचार पत्र अभिलेखागार होता है यानी कि जो प्रीवियस न्यूज़पेपर्स का जो कलेक्शन होता है, वहां पे जाके हम उस टाइम के यानी कि 1800 से लेके अगर हम 1860s या इसके बीच के न्यूज़पेपर्स देखेंगे, ठीक है, या फिर ये लगा लीजिए 1857 से लेके और यहाँ इसके आसपास के जब हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो ये ठीक है, समाचार पत्र अभिलेखागार से हमें पता चलेगा। उसके बाद है आपकी नॉवेल्स, उपन्यास, ओरल हिस्ट्री यानी कि आपका मौखिक इतिहास, उसके बाद है ऑटोबायोग्राफीज या कि आत्मकथाएं। देखिए आत्मकथाएं हैं उस टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थे या फिर जो उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी ऑटोबायोग्राफी से मीन्स नॉर्मली आपको पता लग ही जाएगा इन चीज़ों के बारे में। तो ये दोनों तो प्राइमरी सोर्स हैं ही। उसके अलावा ओरल हिस्ट्री है, जो आपने सुनी हुई चीज़ें हैं कि उस टाइम का जो विद्रोह हुआ, उस टाइम कैसे कैसे घटनाएं हुई थी, कैसे झांसी की रानी ने उसमें पार्ट लिया, कैसे तात्या टोपे थे, कौन कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे उस तरह से थे, तो वो चीज़ें हमने सुनी हुई है। मौखिक यानी कि एज ए कहानियाँ या एज ए लेक्चर या एज अ उस चीज़ को हमने ऑरली हिस्ट्री को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। ठीक है, तो वो भी होगा, लेकिन नॉवेल्स नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, नॉवेल्स का अपने आप में ही होता है, नॉवेल्स बेसिकली आपकी फिक्शन में आती है। ठीक है, यानी कि आपके उपन्यास जो होते हैं वो मोस्टली आपकी कल्पना के आधार पर होते हैं। ठीक है, काल्पनिक होते हैं,
जिसमें आपके बहुत सारे पात्र होते हैं, जैसे कि आपका डिटेक्टिव नॉवेल्स हो गए, ठीक है, यानी कि आपका जासूसी के उपन्यास हैं, उसके अलावा आपके रोमांटिक नॉवेल्स हो गए जिसमें हीरो हीरोइन है, ठीक है, तो वो सब आपके फिक्शन में रहते हैं, यानी कि आपकी कल्पना से बने होते हैं, उसमें रियलिटी नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा नॉवेल्स हमारा प्राइमरी सोर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका 9th क्वेश्चन, ये बफरिंग में आज ज्यादा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो। उसके बाद है 9th आपका, द मेन एम ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान को आपको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसमें है टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ओनली, यानी कि हमें केवल ऐतिहासिक घटनाओं को समझना है। देखिए केवल और ओनली आने की वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। हाँ, हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ना जरूर है, लेकिन उससे समझना है ताकि हम आगे आने वाले अपने प्रेजेंट में हिस्ट्री की मिस्टेक्स को नहीं दोहराएं और उसको समझ सके, उन कंडीशंस को, उसके लिए पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ उनको जानने के लिए नहीं पढ़ना है। उसके अलावा टू क्रिटिकली एनालाइज आवर एनवायरमेंट एंड प्रिपेयर आवर सेल्फ टू डील विद द रियल लाइफ, ठीक है। हमें पर्यावरण को गंभीर रूप से विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। ऐसे में आप अपने आसपास के एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उसका विश्लेषण करना सीखते हैं। इसके अलावा उसको वास्तविक जीवन में किस तरह से उस चीज से आप निपटेंगे, उसके लिए खुद को तैयार करते हैं। उसके अलावा है रोट लर्निंग। रटना सीखना किसी भी सब्जेक्ट का उद्देश्य या फिर एम कह सकते हैं, वो आप नहीं हो सकता। इसके अलावा इन ऑर्डर टू राइट एग्जामिनेशन, सिर्फ परीक्षाएं लिखने के लिए आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, उसको एनालाइज करने के लिए हमारे एनवायरमेंट को और रियल लाइफ से उसको डील करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है 10th आपका, राधा कृष्णन कमीशन वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, यानी कि आपका जो राधा कृष्णन आयोग था वो इन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। फर्स्ट है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, और टेक्निकल एजुकेशन कमीशन, तकनीकी शिक्षा आयोग, और उसके बाद है इंटरमीडिएट एजुकेशन कमीशन, यानी कि आपका इंटरमीडिएट शिक्षा आयोग। तो इसका सही आंसर है आपका यूनिवर्सिटी कमीशन। इस वैसे इसकी फुल नेम तो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ हमें मेंशन नहीं है, तो इसमें से हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि ग्रांट कमीशन तो आया था आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक और पढ़ेंगे हम, वुड डिस्पैच में आया था जिसमें वो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट दे रहे थे रिसर्च और उसके लिए, ठीक है। लेकिन सॉरी, हाँ, वो ग्रांट के लिए अलग से आया था, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था ये आपका आया था राधा कृष्णन, इनके हेड थे डॉक्टर स्वामी राधा कृष्णन, इस वजह से इसका नाम राधा कृष्णन कमीशन भी पड़ा था। और ये आपका 1948 में आया था और उसने अपनी रिपोर्ट 49 में सबमिट की थी, ठीक है। और इसका एम जो था वो था रिसर्च को, यूनिवर्सिटीज में रिसर्च को इंक्रीज करना, हर ब्रांचेस में आपकी रिसर्च इंक्रीज हो, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लगाया था, वो अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पॉलिसीज को स्टडी करेंगे। और टेक्निकल तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड नहीं है और ना ही इंटरमीडिएट, तो ये हमारा हो जाएगा उसका ऑप्शन बी। अगर आप आगे कहीं देखिए उसमें अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी है तो वही है, वैसे इसका एक्चुअल नेम यही है, लेकिन यहाँ और ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ये यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, come on buffer, okay, the method to solve the question using mathematical formulas is, यानी कि गणितीय सूत्र, आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसका उपयोग करते हुए, उसका यूज करते हुए किसी क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं, किसी प्रश्न को आप हल कर रहे हैं, तो विधि क्या है, वो आपका डिडक्टिव मेथड है, निगनात्मक विधि है, आपका इंडक्टिव मेथड है, आगनात्मक विधि है, या फिर आपका रेमेडियल मेथड है, उपचारात्मक विधि है, या फिर आपका प्रोजेक्ट मेथड परियोजना विधि है। देखिए प्रोजेक्ट मेथड तो डेफिनेटली नहीं है। रेमेडियल मेथड यानी कि उपचारात्मक विधि तब होती है जब हम किसी चीज का डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है, किसी चीज का डायग्नोसिस करेंगे, किसी चीज का नैदानिक क्या नाम है, नैदानिक उसकी स्टडी करेंगे, तब जाके हम उसका उपचार करेंगे ना, पहले डायग्नोस करेंगे उसके बाद उसकी रेमेडी होगी, तो वो यहाँ नहीं है। इसमें हम डिडक्टिव और इंडक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। डिडक्टिव मेथड कौन सा होता है, इसमें डिडक्टिव मेथड वो होता है जहां पे हम फैक्ट्स से, ठीक है, जहां पे हम फैक्ट्स से या फिर आप कह सकते हैं फॉर्मूलाज से, ठीक है,
फैक्ट से, फॉर्मूला से या आपका कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, उससे हम क्या नाम है एग्जाम्पल्स पे या उससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो आपका डिडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। तो इन जनरल हम क्या मान ले, हमारे पास एक जर्नल फॉर्मूला है और उससे हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को या किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर ले, यानी कि जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला टू एग्जाम्पल जा रहे हैं, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल या फॉर्मूला टू क्वेश्चन जा रहे हैं, तो वो आपका किस में आएगा, वो आएगा आपके डिडक्टिव मेथड में, यानी कि किसी चीज को हम डिडक्ट कर रहे हैं। इसको आप रूट वर्ड से भी समझ सकते हैं, डिडक्ट करना, यानी कि आपने देखा होगा कि आपके 11th-12th में कुछ टाइट्रेशन होती थी जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, उसमें डिडक्ट करते थे। हमारे पास एक जर्नल प्रोसेस होता था कि इस तरह से हमें कंपाउंड को फाइंड आउट करना है, लास्ट में कौन सा केमिकल है, ठीक है, वो जर्नल सा मेथड होता था, उसमें जाके हमें स्पेसिफिक कंपाउंड को डिडक्ट करना होता था, ठीक है, कि इसमें कौन सा कंपाउंड या OH फैमिली का है कि नहीं, ठीक है, COH का है, ठीक है, उसमें फिर जाके स्पेसिफिक हमें पता चलता था कि कौन सी फैमिली से है, ठीक है। तो जर्नल टू स्पेसिफिक यानी कि डिडक्ट कर रहे हैं, तो जर्नल से स्पेसिफिक यानी कि फॉर्मूला से एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, ठीक है। और इंडक्टिव इसका ठीक अपोजिट है, इसमें हम एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे और उनको स्टडी करते हैं और उसके बाद एक हम जर्नल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, ठीक है, जर्नल कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और यानी कि हम एग्जाम्पल से फॉर्मूला पे जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक कोई हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हुए हमने कोई क्या नाम है जर्नल फॉर्मूला बना दिया, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिडक्टिव। इसमें क्या कर रहा है, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला से स्टार्टिंग लेके चल रहे हैं किसी प्रॉब्लम की, तो आपका डिडक्टिव मेथड निगनात्मक विधि में आएगा, ठीक है। उसके बाद है 12th आपका फादर ऑफ साइको एनालिसिस। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था साइको एनालिटिकल थ्योरी यानी कि मनोविश्लेषण के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे वो कौन थे, स्किनर, जीन पियाजे या फिर आपके GS ब्रूनर या फिर सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने ही साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी जो ऊपर हमने पढ़ी थी, ईगो सुपर ईगो रेड वाली, ठीक है। इसके बाद है 13th, इसमें only 2 more questions. Which of the following schools has been opened specially for the rural area talented children? तो इनमें से कौन सा स्कूल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए खोला गया है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सर्वोदय स्कूल, उसके बाद है ज्ञानोदय स्कूल, उसके बाद है आपके नवोदय विद्यालय और फिर है आपके प्रतिभा विकास विद्यालय। तो देखिए सर्वोदय विद्यालय जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं मोस्टली और इसी तरह से आपके ज्ञानोदय विद्यालय भी, लेकिन जो नवोदय विद्यालय होते हैं, इसका आंसर थर्ड है, नवोदय विद्यालय जो है उसमें क्या होता है, उसमें आपका 75% रिजर्वेशन होता है सिर्फ विलेजर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सिर्फ गांव के जो ग्रामीण प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए और बाकी SC STs के लिए, ठीक है, SCs के लिए शायद 15% है और STs के लिए 10%, ठीक है, यहाँ पे ये आपका रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नवोदय विद्यालय भी आपने देखा होगा, हाँ सॉरी नवोदय विद्यालय ये इनके KVS और D+P की तरह कुछ स्टूडेंट्स इसके लिए भी फॉर्म भरते हैं, यहाँ भी टीचर्स की अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं और यहाँ भी अच्छा स्कोप है। उसके अलावा ये देखिए हमने एक नई चीज़ यहाँ देखी है, वो है आपका प्रतिभा विकास विद्यालय। ये नाम कुछ स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे होंगे, तो मैं बता दूं ये प्रतिभा विकास विद्यालय जो है ये DOE गवर्न करता है, DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली में ये स्कूल होते हैं, ठीक है, दिल्ली में स्कूल चलाए जाते हैं और इसका अभी रीनेम किया गया है, ये आपके फ्यूचर एग्जाम्स में आ सकता है, इसको याद कर लें और साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो मच बेटर है, इसको लिख लें। इसका रीनेम किया गया है SOSC नाम से, ठीक है, SOSC नाम से इसका रीनेम किया गया है। इसकी फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस को लेके इन स्कूल का रीनेम किया गया। पहले प्रतिभा विकास विद्यालय थे, अब इसका न्यू नेम ये है, ठीक है, और ये दिल्ली में है, ठीक है, DOE इनको गवर्न करता है, DOE द्वारा चलाए जाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज सेट अप बाय वुड डिस्पैच।
तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो वुड डिस्पैच द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो वुड डिस्पैच द्वारा स्थापित की गई थी। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि वुड डिस्पैच जो है वो अपने आप में एक एजुकेशन कमीशन था जो आपका 1854 के अराउंड आया था, ठीक है। 1854 के अराउंड आया था और इसमें प्राइवेट स्कूल्स को या प्राइवेट जो स्कूल या यूनिवर्सिटीज थी उनको ग्रांट दी जा रही थी, ठीक है। उनको ग्रांट दी जा रही थी, इनेट उनको वित्तीय सहायता दी जा रही थी। किस चीज़ के लिए? ताकि वो इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए ये कमीशन लाया गया था बेसिकली, ताकि इंग्लिश जो है उसका विस्तार हो भारत में, ठीक है। और इसलिए इसका सेकंड नेम जो है इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है क्योंकि उस टाइम वेस्टर्न एजुकेशन को, देखिए आपका 1854 की बात हो रही है तो उस टाइम हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, ठीक है। इंडिया गुलाम था और ब्रिटिशों में रूल कर रहे थे, तो उस टाइम वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, ठीक है, इंग्लिश को स्प्रेड करने के लिए बेसिकली ये लाया गया था। तो उस टाइम इन्होंने बेसिकली 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना की थी। तो इसमें से देखते हैं बिहार, लखनऊ, दिल्ली या कैलकाटा, ठीक है। इसका आंसर है कैलकाटा, क्योंकि उस टाइम 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने बनाई थी, एक कैलकाटा में, एक बॉम्बे में और उसके अलावा एक था आपका कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, दूसरी थी आपकी मद्रास में, ठीक है। तो आगे से ऑप्शन हो सकता है इसमें कैलकाटा ना मिले, बॉम्बे मिल जाए या मद्रास मिल जाए, या फिर हो सकता है तीनों ही दे दी जाए, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, और चौथा ऑप्शन कोई और हो जैसे बिहार, और फिर पूछ लिया जाए किसमें से किसकी स्थापना वुड डिस्पैच ने नहीं की थी। तो आपको तीनों याद होने चाहिए, ठीक है। बॉम्बे है आपका, मद्रास है और कैलकाटा है। इसके बाद है आपका 15th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री एंकर्स द सर्व शिक्षा अभियान। इसमें से कौन सा मंत्रालय जो है वो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन करता है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, यानी कि आपका MHRD। उसके अलावा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला व बाल विकास मंत्रालय। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का तो ऑब्वियसली आज शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है तो नहीं होगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की बात भी नहीं होगी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सहकारिता के बारे में। तो इन दोनों में देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट होगा, मानव संसाधन होगा, या फिर आपका वुमेन और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा। तो वुमेन एंड चाइल्ड नहीं होगा, ये MHRD होगा, क्योंकि इसका जो है अभी रीनेम किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। जो करंट सर के साथ कर रहे हैं या जीके पढ़ रहे हैं सर के साथ और राकेश सर के साथ, उन्हें पहले से पता होगा, और जो वहाँ क्लासेस नहीं ले रहे हैं वो प्लीज़ ले, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। सर बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत जो कंक्रीट होता है उसी चीज़ को बताते हैं। तो देखिए वहाँ अगर आपने पढ़ लिया होगा तो डोंट नीड टू, यहाँ पे आपको सिर्फ रिकॉल करना है, ठीक है। तो MHRD का यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये जो है रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। और ये कब हुआ है? ये हुआ है आपका 2020 में, जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई है तब उसमें ऐसा किया गया है, ठीक है। और इसमें बात हो रही है सर्व शिक्षा अभियान की, तो इससे रिलेटेड भी हम अपने फैक्ट्स को ब्रश अप कर लेते हैं। इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपको पता होना चाहिए। हमारे जो लेट PM है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इसका शुरुआत की थी, उन्होंने इसका क्या कहते हैं फाउंडर इनको कहा जा सकता है, ठीक है। और ये क्या था, उन्होंने 2001 में, ठीक है, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। उस टाइम ये उसी चीज़ के लिए था बेसिकली, ये आपका 6 to 14 के लिए फ्री एजुकेशन एंड कंपल्शन, और उसको फंडामेंटल राइट में डाला गया। अब इसको न्यू जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं, जो न्यू स्कीम्स हैं, उसके साथ में मर्ज कर दिया गया है। लेकिन स्टार्टिंग इसकी हुई थी 2001 से बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस लेवल कैसा था, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको हमारी ये सब PPT जो है क्लास की या PDF जो है ये आपको एम कीर्ति ऐप पे मिल जाएंगी, सो डू डाउनलोड। और हमारे टेलीग्राम चैनल एम विद राकेश पे भी आपकी क्विजेस, अगर आप और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपकी CDP की क्विजेस भी हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली जो नोटिफिकेशन है उनका पता लग जाएगा क्लासेस का। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। आप देख के चले जाते हैं, यहाँ पे व्यूज़ बहुत सारे होते हैं, लाइक उसका 10%,
तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर आप कुछ देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और इसके अलावा आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, ये 3rd क्लास है। सो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है बाइलिंगुअल और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा है, इसी तरह से मिक्स करके चलना है, या फिर आप सिर्फ एक टॉपिक के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, या फिर कैसा आपको लग रहा है, ये हमें कमेंट करके अपने सजेशन ज़रूर बताइएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दिस इज ज्योति साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।